हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देवेंद्र चौधरी इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज का अपना टॉपिक जो चल रहा था राष्ट्रपति, उसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू करेंगे। और राष्ट्रपति की शक्तियां पॉइंट था, और शक्तियों पॉइंट में बात कर रहे थे अपने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर की बात की जा रही थी। और अपन ने बात की थी कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 18 में किया गया है। आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई है, तो जर्मनी देश से ली गई है। और किस अनुच्छेद तक उल्लेख किया गया है, 352 से 360 तक उल्लेख किया गया है। आपातकालीन शक्तियां कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की बताई थी। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल, और तीसरी बात बताई थी अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। उसके बाद अपन ने बात की थी राष्ट्रीय आपातकाल। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल में अपन ने बात की थी कि राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो किस अनुच्छेद में किया गया है, 352 में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है, 352 में किया गया है। और पहली बार आज तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग कितनी बार किया गया, तो आज तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। जिसमें अपन ने पहली बार की बात कर ली थी कि पहली बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग कब किया गया, तो पहली बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया था 1962। 1962 से 1968 तक इसका क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। और किस कारण किया गया था, तो भारत चीन युद्ध के कारण। प्रधानमंत्री कौन, तो 1962 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और कारण क्या था, तो भारत चीन युद्ध। यहाँ तक कि अपन ने बातें कर ली थी। अब बात करते हैं दूसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग कब किया गया। तो देखो, दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब प्रयोग किया गया, तो 1971। कब की बात है, दूसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 1971 में लागू किया गया। और कब तक था, तो 1977 तक इसका प्रयोग था। सेकंड बार जो नेशनल इमरजेंसी है वो 1971 में लगाई और 1977 तक लागू रही, 3 दिसंबर 1971 से। इस समय बात की जाए, इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी, तो इंदिरा गांधी इस समय भारत की क्या थी, प्रधानमंत्री थी। अब देखिएगा, आगे बात करते हैं राष्ट्रपति कौन थे 1971 में। तो राष्ट्रपति थे भारत के वीवी गिरी, वरहा वेंकट गिरी। कौन थे, तो वरहा वेंकट गिरी। और कारण क्या था, तो कारण ये था भारत पाकिस्तान युद्ध। बांग्लादेश के विभाजन को लेकर क्या हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। और इस युद्ध को लेकर भारत में दूसरी बार क्या लगाई गई, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई। अब देखो, इसकी बात करें कि क्या कारण था कि बांग्लादेश का विभाजन होता है, क्यों भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है। तो इसकी बात यह है कि जैसे मैं मानचित्र की स्थिति बताऊं, मान लीजिए कि ये कौन है, भारत है, और भारत के इस तरफ कौन है, तो पाकिस्तान। और इस तरफ की बात की जाए भारत के, तो इस तरफ भारत के कौन है, बांग्लादेश। ये तो वर्तमान की स्थिति है। कब की स्थिति है,
वर्तमान की स्थिति। अब 1971 से पूर्व क्या था? 1971 से पूर्व की बात की जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों क्या थे? एक थे। 16 दिसंबर 1971 से पूर्व पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों क्या थे? एक थे। और पाकिस्तान को तो किस नाम से जाना जाता था? इसे तो पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता था? बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान, किस नाम से? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। दोनों एक थे, दोनों का नाम पाकिस्तान था, परंतु इसे पश्चिमी पाकिस्तान और इसे किस नाम से? तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अब क्या होता है? 1971 में पाकिस्तान में लोकसभा चुनाव होते हैं और एक व्यक्ति था जिसका नाम है शेख मुजीबर रहमान। शेख मुजीबर रहमान की पार्टी को बहुमत मिलता है। अवामी लीग इसकी पार्टी थी और शेख मुजीबर रहमान की पार्टी को बहुमत मिलता है। और बहुमत मिलने के बाद भी शेख मुजीबर रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता है। अब जैसे ही शेख मुजीबर रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता है, क्यों नहीं बनाया जाता, इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात ये बनती है कि जो शेख मुजीबर रहमान था, इसका संबंध किससे था? तो शेख मुजीबर रहमान का संबंध पूर्वी पाकिस्तान से था, न कि पश्चिमी पाकिस्तान से था। और शेख मुजीबर रहमान को यह कहकर प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया कि आपका संबंध पूर्वी पाकिस्तान से है, पश्चिमी पाकिस्तान से नहीं है, इस कारण आप क्या नहीं बन सकते? प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अब क्यों है ये बात बताते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग उत्पादन के कार्यों में सक्रिय थे। जैसे एक बात क्वेश्चन बनता है विश्व भूगोल में कि विश्व में नदियों का देश किसे कहते हैं? तो बांग्लादेश को कहते हैं। और बांग्लादेश में सीधी सी बात है, नदियां हैं तो जल है, जल है तो उत्पादन है, और लोग उत्पादन में सक्रिय थे। पश्चिमी पाकिस्तान की, वर्तमान पाकिस्तान की बात करें तो इसे नेहरू का देश कहते हैं। उस समय यहाँ नदियां नहीं थी, उत्पादन नहीं था, तो लोग राजनीति में सक्रिय थे। और शेख मुजीबर रहमान को यह कहकर प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया कि आपका संबंध किससे है? पूर्वी पाकिस्तान से है, न कि पश्चिमी पाकिस्तान। जैसे ही शेख मुजीबर रहमान को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया तो एक डेट आती है, एक डेट आती है 26 मार्च 1971। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबर रहमान सर्वप्रथम ये घोषणा कर देता है कि बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाएगा। जैसे 26 मार्च को शेख मुजीबर रहमान ये घोषणा कर देता है कि बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाएगा, तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 26 मार्च को बनाता है, क्योंकि 26 मार्च को सर्वप्रथम किसकी मांग की गई थी? बांग्लादेश की मांग की गई थी। तो जैसे ही शेख मुजीबर रहमान बांग्लादेश की मांग करता है तो भारत और पाकिस्तान के मध्य, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान के मध्य युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और इंदिरा गांधी बांग्लादेश का सपोर्ट करती है। इस कारण पाकिस्तान की वायुसेना भारतीय कुछ वायु सैनिक अड्डों पर क्या कर देती है? अटैक कर देती है। इस कारण 3 दिसंबर 1971 को क्या हुआ? युद्ध प्रारंभ हुआ। अब देखिएगा युद्ध में क्या होता है, युद्ध में क्या होता है उसकी बात करते हैं। युद्ध की स्थिति बता देता हूं मैं आपको पूरी फाइनल, कि जैसे मानचित्र की बात करें तो यहां आपका भारत है और भारत के जस्ट पास में कौन आता है? पाकिस्तान। ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था, वर्तमान में किस नाम से? यहां कौन आता है?
बांग्लादेश। बांग्लादेश। भारत के नीचे की बात करें तो नीचे की ओर आता है, जिसे आप जानते होगा नारियल, प्यार से नारियल बोलते हैं बचपन से। श्रीलंका का आकार भी किसके समान है? नारियल के समान। तो नीचे की ओर देश कौन सा? श्रीलंका। यहां भारत के जस्ट ऊपर देश आता है कौन सा? चीन। और चीन के ऊपर की बात करें, ये सारे देश अभी युद्ध में आवश्यक हैं इसलिए बताए जा रहे हैं। चीन के जो ऊपर देश आता है वो ऊपर देश आता है आपका रूस। कौन सा आता है? रूस। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश हैं चीन और रूस। यहाँ इनके मध्य यहाँ की बात करें तो यहाँ आता है प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर के पास एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश आता है USA। अब देखो क्या होता है, जैसे युद्ध प्रारंभ होता है 3 दिसंबर 1971 को युद्ध प्रारंभ होता है, तो युद्ध प्रारंभ होते ही ये जो श्रीलंका है, ये श्रीलंका अपना समर्थन किसे दे देता है? चीन को दे देता है। सॉरी, श्रीलंका अपना समर्थन किसे देता है? पाकिस्तान को। जो नारियल है वो पाकिस्तान के समर्थन में चला जाता है कि तेरे को जो चाहे वो मेरे से ले, परंतु भारत युद्ध में क्या होना चाहिए? हारना चाहिए। ये बात थी श्रीलंका की, बांग्लादेश अलग था ही। अब चीन की बात करते हैं। चीन भी किसके समर्थन में? आज भी पाकिस्तान के समर्थन में है, पहले भी पाकिस्तान के समर्थन में था। अब घटना ये घटती है कि आपको छोटी सी बात बताऊं कि 1971 की बात है। 1971 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रूस जाती है, और रूस के राष्ट्रपति थे इस समय ब्रेजनेव। इंदिरा गांधी व रूस के राष्ट्रपति ब्रेजनेव के मध्य एक संधि होती है जिसका नाम है 20 वर्षीय सहयोग संधि। कौन सी? 20 वर्षीय सहयोग संधि होती है कि 20 वर्षों तक यदि भारत पर कोई आक्रमण करेगा तो रूस ये मानेगा आक्रमण किस पर हुआ? भारत पर। सॉरी, भारत पर कोई आक्रमण करेगा तो रूस ये मानेगा कि आक्रमण रूस पर हुआ है, और रूस पर कोई आक्रमण करेगा तो भारत ये मानेगा कि आक्रमण किस पर हुआ है? भारत पर। अब ये संधि हो गई। संधि होने के बाद क्या होता है कि युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध प्रारंभ होने के बाद यहाँ चीन के जस्ट पास में, यहाँ नीचे की ओर जो महासागर आता है उसका नाम है हिंद महासागर। और चीन अपने लड़ाकू विमान, चीन का सपोर्ट तो पाकिस्तान को था ही, और चीन अपने लड़ाकू विमान हिंद महासागर में क्या करता है? रवाना करता है। जैसे ही रवाना करता है तो रूस ऊपर से कह देता है चीन को कि युद्ध करने के लिए आपको भारत जाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट कहाँ आ जाए? रूस से आ जाए। यह बात कौन कह देता है? रूस। जैसे ही ये बात कहता है चीन अपने लड़ाकू विमान रोक देता है, पाकिस्तान नहीं भेजता है। अब इसके बाद क्या होता है? ये USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप या बराक ओबामा वाला है, ये USA आपको बता देता हूं कि 2001 तक किसके समर्थन में था? तो 2001 तक ये पाकिस्तान के समर्थन में था। जब तक वर्ल्ड ट्रेड पर हमला नहीं किया गया था तब तक ये पाकिस्तान के समर्थन में था, और उसके बाद क्या हो गया? ये पाकिस्तान से, वर्तमान में ये भारत के समर्थन में है। अब USA क्या करता है? USA करने से पहले रूस इसकी बात को समझ जाता है। रूस ये समझ जाता है कि USA है जो पाकिस्तान का समर्थन करेगा, तो रूस क्या करता है? इस प्रशांत महासागर में कुछ लड़ाकू विमान खड़े कर देता है। जैसे ही USA के लड़ाकू विमान आते हैं तो सामने रूस के मिलते हैं, तो USA ये कहकर वापस चला जाता है कि सॉरी सर, हम गलती से आ गए, और वापस कहाँ चले गए? USA में चले गए। यह हार का मुख्य कारण था। इसके बाद एक कारण और होता है। इस समय पाकिस्तान की जो थल सेना थी, पाकिस्तान की सेना का जो प्रमुख था वो था नियाजी, और भारतीय थल सेना का अध्यक्ष था जगजीत अरोड़ा। कौन थे? जगजीत अरोड़ा। और ये दोनों क्लासमेट थे, और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की थल सेना के अध्यक्ष नियाजी और भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जगजीत अरोड़ा साहब के मध्य क्या होती है? बैठक होती है।
और नियाजी समय कह देता है कि पाकिस्तान के पास इस समय सैनिक थे लगभग 50,000 और भारत के पास इस समय सैनिक थे कितने, 5,000। और नियाजी ये कहते हैं कि मेरे पास 50,000 सैनिक हैं और अरोड़ा के पास कितने थे, 5,000। जब बैठक चल रही थी तो अरोड़ा ये कह देता है कि आपके पास कितने सैनिक हैं, बोले 50,000, और मेरे पास कितने हैं, बोले थे 5,000, पर बोल कितने देते हैं, 5 लाख। कि आप चाहो तो युद्ध कर सकते हो, आप चाहो तो आत्मसमर्पण कर सकते हो, और नियाजी डर गए, आत्मसमर्पण कर दिया। और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इस कारण प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को बांग्लादेश कौन सा दिवस मनाता है, मुक्ति दिवस। विश्व पटल पर एक नया देश उभर कर आ गया, बांग्लादेश। और कुल मिलाकर पाकिस्तान की क्या होती है, भयंकर क्या होती है, हार होती है। अब हार होने के बाद यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बताए थे, परंतु यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि युद्ध के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे। तो युद्ध के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति याया खान थे। कौन थे, याया खान थे। तो ये था 1971 का युद्ध का कारण। अब युद्ध होने के बाद क्या होता है, और क्वेश्चन बनते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखो आगे युद्ध के बाद दो घटनाएं घटती है। युद्ध के बाद दो घटनाएं घटती है। एक तो होता है शिमला समझौता। शिमला समझौता होता है जुलाई 1972 में। कब होता है, युद्ध के बाद कौन सा समझौता हुआ, तो शिमला समझौता। और शिमला समझौता कब हुआ था, तो 3 जुलाई 1972 को क्या हुआ, 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक तरफ थी, इंदिरा गांधी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, तो जुल्फिकार अली भुट्टो। इनके मध्य क्या होता है, शिमला समझौता आता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि शिमला समझौता कब हुआ, तो 3 जुलाई 1972 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य होता है। जबकि ध्यान रखना है, पाकिस्तान के युद्ध के समय राष्ट्रपति कौन थे, तो पाकिस्तान के युद्ध के समय राष्ट्रपति थे याया खान। तो ये बात थी शिमला समझौता की। अब शिमला समझौता के बाद एक क्वेश्चन और बनता है, पाकिस्तान के राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, सॉरी बांग्लादेश के राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, तो शेख मुजीबर रहमान को बांग्लादेश का क्या कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहते हैं। और इनकी हत्या कब की गई, एक सैनिक विद्रोह के दौरान 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबर रहमान की हत्या कर दी गई। और इसी कारण बांग्लादेश प्रतिवर्ष 15 अगस्त को क्या बनाता है, शोक दिवस मनाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जिस दिन भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है, विश्व का कौन सा देश शोक दिवस मनाता है, तो कौन सा देश शोक दिवस मनाता है, बांग्लादेश क्या करता है, इस समय शोक दिवस मनाता है। तो ये बात होगी किसकी, 1971 में। शेख मुजीबर रहमान की हत्या, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, जिस दिन भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है, विश्व का कौन सा देश, बांग्लादेश। और इनकी एक पुत्री बचती है, पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी, सलमा शेख बची थी, जो आगे जाकर क्या बनती है, प्रधानमंत्री बनती है। तो ये था दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल। अब देखो तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए तो 3 बार आज तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग हुआ है, जिसमें 2 बार की अपन ने बात कर ली है। अब देखो तीसरी बार की बात करते हैं।
तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो 1975 से 1977, कब से कब तक है? 75 से 77। क्या कारण था? देखो, दूसरी बार भी राष्ट्रीय आपातकाल 1971 से 77 लगता है और तीसरी बार भी कब लगता है? 75 से 77। एक ही समय में दो राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगे? तो ये इसलिए लगते हैं कि जो दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल था ये बाह्य आक्रमण को लेकर था और तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल था वो किसको लेकर था? आंतरिक अशांति को लेकर था। इस कारण एक ही समय में दो राष्ट्रीय आपातकाल लगाए गए। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति क्या थी वो बात करेंगे। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो इस समय प्रधानमंत्री कौन? तो प्रधानमंत्री थी इस समय इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे इस समय फखरुद्दीन अली। तो ये था तीसरी बार राष्ट्रीय का आपातकाल समय 1975 से 77। कारण आंतरिक अशांति। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली और प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। अब देखो तीसरी बार क्या कारण हुआ, क्या आंतरिक अशांति थी जिसके कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगा? तो इसकी घटना की बात अपन करते हैं। देखो स्वतंत्र भारत में, वैसे तो स्वतंत्रता से पहले भी कांग्रेस का विभाजन हुआ था। स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का विभाजन कब होता है? तो 1969 में होता है। इसमें कांग्रेस का प्रभावशाली गुट एक तरफ हो गया और इंदिरा गांधी गुट क्या हो गया? एक तरफ हो गया। 1971 की बात की जाए तो 1971 में भारत में पहली बार मध्यावधि चुनाव करवाए गए। होने 1972 में थे परंतु इंदिरा गांधी ने चुनाव कब करवाए? 1971 में। अब यहाँ दो गुट थे कांग्रेस की ओर से, एक कांग्रेस का प्रभावशाली गुट था और दूसरा कौन सा था? इंदिरा गांधी गुट। इंदिरा गांधी गुट का नारा तो था गरीबी हटाओ। क्या नारा था? गरीबी हटाओ। और कांग्रेस के प्रभावशाली गुट का नारा था इंदिरा हटाओ। और इंदिरा गांधी का नारा क्या कर जाता है? काम करे जाता है। इंदिरा गांधी का नारा काम कर जाता है क्योंकि गरीबी की समय बहुत बड़ी समस्या थी। बहुत बड़ी ये समस्या थी कि 1962 का भारत चीन युद्ध था, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 का 1965 का भारत पाकिस्तान, 1966-67 में त्रिकाल। कहने की बात है लोगों के पास अनाज की ही क्या थी? समस्या थी। और जिस प्रकार मोदी जी ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, तो उसी प्रकार इंदिरा गांधी ने भी कहा गरीबी हटाओ। तो लोगों ने किसको वोट दिया? इंदिरा गांधी को वोट दिया और इंदिरा गांधी सत्ता में आई। अब सत्ता में आने से पहले क्या करती है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सत्ता में आने से पहले इंदिरा गांधी क्या करती है कि 1971 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे, 1971 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी जिस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती है उनके सामने चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति था राजनारायण। कौन था? राजनारायण। राजनारायण चुनाव लड़ने वाले थे और होता क्या है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए, सरकारी जो मशीनरी है उसका दुरुपयोग करते हुए लोकसभा सीट पर चुनाव जीत गई और सभी विपक्षियों को जेल में डाल दिया गया। अब राजनारायण क्या करते हैं? अपनी याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाते हैं और राजनारायण बनाम भारत संघ मामले में, बनाम या बोल सकते हैं या वर्सेज बोल सकते हैं, बनाम भारतीय संघ मामले में, भारत संघ मामले में इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट निर्णय देता है कि इंदिरा गांधी की लोकसभा
लोकसभा उम्मीदवारी समाप्त की जाती है और आगामी 6 वर्ष तक इंदिरा गांधी कोई चुनाव नहीं लड़ सकती। आगामी 6 वर्ष तक इंदिरा गांधी कोई चुनाव नहीं लड़ सकती। जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट 12 जून 1975 को निर्णय देता है तो इंदिरा गांधी इस मामले को कहाँ चुनौती दे देती है? सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे देती है। पूरा देश इंदिरा गांधी से नाराज। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो पूरा विपक्ष एक होकर जेपी नारायण का नाम सुना होगा आपने, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण एक संविधान सभा के सदस्य थे, वयोवृद्ध मार्क्सवादी गांधीवादी विचारकों के एक नेता थे और ये समय राजनीति से क्या ले चुके थे? संन्यास। सभी विपक्षी नेताओं में मुलायम सिंह थे, लालू प्रसाद यादव थे, मोरारजी देसाई थे, चौधरी चरण सिंह थे, ये सभी विपक्षी नेता थे। जयप्रकाश नारायण के पास जाते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया और इंदिरा गांधी क्या नहीं छोड़ रही है? पद नहीं छोड़ रही है। तो जयप्रकाश नारायण मना कर देता है कि मैंने राजनीति से क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है, अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। परंतु दोबारा आग्रह करने पर जयप्रकाश नारायण मान गए और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में क्रांति की गई और उस क्रांति का क्या नाम था? संपूर्ण या समग्र क्रांति की गई। कौन सी क्रांति गई? बिहार की राजधानी पटना में लगभग 2.5 लाख के आसपास लोग एकत्रित थे इंदिरा, और पूरे भारत में क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है। ये क्रांति 25 जून 1975 को की गई और इंदिरा गांधी को ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ देश में क्या फैल गई? अशांति फैल गई और इंदिरा गांधी 25 जून 1975 को क्या लगा देती है? आंतरिक अशांति को लेकर राष्ट्रीय आपातकाल लगा देती है। ऐसा माना जाता है कि यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आज तक राष्ट्रीय आपातकाल का दुरुपयोग कब किया गया, तो 1975 में किया गया। अब यहाँ से ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बन सकता है कि 25 जून को राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, तो 26 जून को कब की बात है? 26 जून को विपक्षी नेताओं द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया? तो काला दिवस मनाया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि काला दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून को। और साथ ही में एक बात और बता दूं कि मीसा एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत? मीसा एक्ट के तहत सभी विरोधी नेताओं को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। मीसा एक्ट के तहत सभी विरोधी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और जिस दिन लालू प्रसाद यादव को मीसा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, जिस दिन लालू प्रसाद यादव को मीसा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, उसी दिन लालू प्रसाद यादव के घर पर पुत्री होती है और लालू प्रसाद यादव उसका नाम भी क्या रख देते हैं? मीसा रख देते हैं। तो ये था भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल, जो अब तक का दुरुपयोग माना जाता है। और इसके बाद 1977 में चुनाव होते हैं तो जनता दल की सरकार बनती है, कांग्रेस पार्टी की क्या होती है? हार होती है। तो आज तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग कितनी बार किया गया? तो 3 बार किया गया था। तो क्लियर हो गया पॉइंट आपका। अब देखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल अभी पॉइंट पूरा नहीं हुआ है, इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, किस एक्ट के तहत गिरफ्तार? मीसा एक्ट के तहत। जेपी नारायण के नेतृत्व में कौन सी क्रांति गई? संपूर्ण या समग्र क्रांति की गई। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट निर्णय देता है, ये निर्णय आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब देखो, दुरुपयोग किया गया। पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। मोरारजी देसाई भारत के क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। और 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। और मोरारजी देसाई विपक्ष के नेता थे और विपक्ष के नेता होने के कारण जो मोरारजी देसाई को संविधान में कुछ आवश्यकताएं महसूस होती है, वो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत परिवर्तन करते हैं, जिसमें देखो अनुच्छेद 352 में क्या क्या परिवर्तन किए गए। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत आर्टिकल 355 पर जो परिवर्तन किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 352 में क्या किए गए थे? कुछ परिवर्तन किए गए। इसमें पहले परिवर्तन की बात करते हैं। पहले परिवर्तन की बात की जाए
तो देखो पहला परिवर्तन ये था आपका कि 1978 से पूर्व, 1978 से पूर्व यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगाना, पहली तो बात ये बता देता हूं कि 1978 के बाद आज तक राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग हुआ ही नहीं है। पहला पॉइंट तो ये बनता है कि क्या परिवर्तन किया गया। तो 1978 से पूर्व प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की मौखिक सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता था। 1978 से पहले क्या, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की मौखिक सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता था। और 1978 में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 352 में पहला परिवर्तन किया गया कि जो सलाह मौखिक थी उसको क्या कर दिया गया, उस सलाह को लिखित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, लिखित। 1978 के बाद यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, एक शब्द और दे दिया गया यहाँ मंत्रिमंडल, कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा, न कि मौखिक सलाह पर। पहले क्या था, मौखिक का प्रावधान था, उसके बाद क्या कर दिया, लिखित। और यहाँ एक नया शब्द और उठकर आया जिसका नाम था मंत्रिमंडल। अब देखो मंत्रिमंडल की बात की जाए, मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया था, तो मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कितनी बार किया गया है, एक बार प्रयोग किया गया है, और वो भी किस आर्टिकल में किया गया है, 352 में। मंत्रिमंडल शब्द संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, तो पहला परिवर्तन किया गया था कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की मौखिक सलाह का प्रावधान था, जिसे हटाकर क्या कर दिया गया, लिखित, और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर प्रावधान कर दिया गया। मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग था, नहीं था। कब जोड़ा गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, 352 में। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कितनी बार किया गया है, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कितनी बार किया गया है, एक बार किया गया। तो ये था आपका पहला परिवर्तन, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा परिवर्तन की बात करते हैं। देखो दूसरा परिवर्तन कौन सा था कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत दूसरा परिवर्तन क्या किया गया, तो दूसरा परिवर्तन किया गया था, बता दें आपको कि 1978 से पहले अनुच्छेद 352 में एक शब्द लिखा गया था जिसका नाम था आंतरिक अशांति। क्या था, आंतरिक अशांति। और 1978 के बाद आंतरिक अशांति शब्द को उठाकर क्या लिख दिया गया, तो सशस्त्र विद्रोह शब्द लिख दिया। कौन सा शब्द लिख दिया गया, आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द लिख दिया गया। अब देखो आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह दोनों बात बताते हैं। मैंने जब अनुच्छेद 352 प्रारंभ किया था तो उस समय बताया था कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 कारणों से किया जा सकता है, युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। जबकि अपन ने पढ़ते वक्त यह पढ़ा था कि तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग किसको लेकर किया गया, आंतरिक अशांति को लेकर किया गया था। क्लियर है बात। अभी आंतरिक अशांति शब्द को उठाकर क्या लिख दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। कि आंतरिक अशांति से काम नहीं चलेगा, यदि भारत का कोई संगठन भारत में हथियारों सहित विरोध प्रारंभ कर दे तो क्या लगाया जा सकता है,
राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़ा गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत सशस्त्र विद्रोह जैसा शब्द जोड़ा गया था। इससे पहले क्या था, या मूल संविधान में क्या था? तो आंतरिक अशांति था। अब देखिएगा आगे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा जो परिवर्तन किया जाता है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाता है। क्या परिवर्तन है, देखो इसकी बात करते हैं। तीसरा परिवर्तन ये था कि 1978 से पूर्व यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो संसद की स्वीकृति कितने दिन में आवश्यक थी? संसद की स्वीकृति 60 दिन में। कितने दिन में? 60 दिन में। 60 दिन बोल सकते हैं या 2 माह की बात कर सकते हैं। 60 दिन या 2 माह में संसद स्वीकृति मिलनी आवश्यक है। पार्लियामेंट की जो स्वीकृति है कितने दिन में? 2 माह या 60 दिन। परंतु 1978 के बाद संसद स्वीकृति कितने दिन में आवश्यक कर दी गई? 1978 के बाद संसद स्वीकृति 30 दिन में आवश्यक कर दी गई। कि कितने दिन में आवश्यक है? 30 दिन या 1 माह में आवश्यक कर दी गई। पहले कितने दिन में थी भाई? तो 2 माह या 60 दिन। और उसके बाद संसद स्वीकृति कितने दिन में क्या कर दी गई? 1 माह में कर दी गई। 1 माह दे सकता है, अगला 30 दिन कर सकता है। अब यहां से कुछ अन्य रोचक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। संसद स्वीकृति देती कौन है? तो संसदें, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। तो संसद के दोनों सदन क्या देते हैं? स्वीकृति देते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। अब देखो लोकसभा राज्यसभा स्वीकृति देते हैं, परंतु यहां एक और परिवर्तन किया गया। यहां परिवर्तन क्या किया गया? 1978 से पहले यदि संसद स्वीकृति देनी है तो साधारण बहुमत से। किस बहुमत से? साधारण बहुमत से संसद स्वीकृति देनी थी। और साधारण बहुमत का अर्थ ले सकते हो आप 50% प्लस 1। 50% प्लस 1 बहुमत की बात कर सकते हो। अब देखिएगा 1978 के बाद प्रावधान कर दिया गया कि स्वीकृति है जो साधारण बहुमत से नहीं, किस बहुमत से आवश्यक कर दी गई? विशेष बहुमत से आवश्यक कर दी गई। और विशेष बहुमत का अर्थ क्या होता है? 2/3 बहुमत से आवश्यक कर दी गई। पहले कितने से थी भाई? पहले कितने से थी? 50% प्लस 1। अब कितने से कर दी गई? 2/3 से कर दी गई, अर्थात विशेष बहुमत से आवश्यक कर दी गई। 1978 से पहले संसद स्वीकृति 2 माह में आवश्यक, और 1978 के बाद संसद स्वीकृति कितने माह में आवश्यक कर दी गई? 1 माह में आवश्यक कर दी गई, अर्थात 30 दिन में क्या कर दी गई? आवश्यक कर दी गई। दूसरा, संसद स्वीकृति देती कौन है? तो लोकसभा, राज्यसभा संसद स्वीकृति देते, यही संसद है। 1978 से पहले संसद स्वीकृति किस बहुमत से? तो साधारण बहुमत से आवश्यक थी। किस बहुमत से आवश्यक थी? साधारण बहुमत। और 1978 के बाद संसद स्वीकृति क्या कर दी गई? विशेष बहुमत से आवश्यक कर दी गई। अब देखो आगे बात करते हैं। संसद स्वीकृति लोकसभा, राज्यसभा देती है। राज्यसभा स्थायी सदन है और लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है। मान लीजिए कि लोकसभा भंग है। मान लीजिए कि क्या है? लोकसभा, संसद स्वीकृति लोकसभा, राज्यसभा देती है। और मान लीजिए कि लोकसभा क्या है आपकी? भंग है। लोकसभा भंग कर सकता है राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के तहत कर सकता है। लोकसभा भंग है तो संसद स्वीकृति कौन देगी? तो राज्यसभा। भाई दोनों है तो दोनों की संसद स्वीकृति आवश्यक है, और दोनों नहीं, अर्थात लोकसभा, राज्यसभा तो स्थायी सदन रहेगा,
यदि लोकसभा नहीं है तो संसद स्वीकृति कौन, राज्यसभा देगी। अब मान लीजिए कि लोकसभा नहीं है, नए लोकसभा के चुनाव है, तो नई लोकसभा को कितने दिन में संसद स्वीकृति देनी आवश्यक है, तो नई लोकसभा को 30 दिन के अंदर अंदर संसद स्वीकृति देनी आवश्यक है। तो ये 3 मुख्य परिवर्तन है जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत किए गए। पहला प्रावधान किया गया था कि जो मौखिक सलाह, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की मौखिक सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल, उसको उठाकर क्या लिख दिया गया, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कितनी बार, एक बार। किस अनुच्छेद में, 352। कब जोड़ा गया, 44वां संविधान संशोधन 1978। दूसरा परिवर्तन मैंने बताया था कि आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर क्या लिख दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। तीसरा प्रावधान, 1978 से पहले संसद स्वीकृति कितने माह में आवश्यक, 2 माह में, अर्थात 60 दिन। और 1978 के बाद संसद स्वीकृति कितने दिन में आवश्यक कर दी गई, तो 30 दिन में आवश्यक कर दी गई। कितने दिन में आवश्यक कर दी गई, 30 दिन में आवश्यक कर दी गई। संसद स्वीकृति लोकसभा राज्यसभा देती है। 1978 से पहले संसद स्वीकृति किस बहुमत से, साधारण बहुमत से। 1978 के बाद संसद स्वीकृति किस बहुमत से, विशेष बहुमत से, अर्थात 2/3 बहुमत से। और यदि संसद में लोकसभा राज्यसभा 2 सदन होते हैं तो राज्यसभा भंग नहीं होती, लोकसभा भंग है, तो संसद स्वीकृति कौन देती है, तो संसद स्वीकृति राज्यसभा देती। और नवगठित लोकसभा को कितने दिन के अंदर अंदर, तो 30 दिन के अंदर अंदर क्या देनी होगी, संसद स्वीकृति देनी होगी। तो ये 3 परिवर्तन मुख्य रूप से किए गए थे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, उद्घोषणा की समाप्ति। राष्ट्रीय आपातकाल किस प्रकार लगता है, किस कंडीशन में लगता है, कब कब लगा, ये सारी बातें पढ़ने कर ली ना। अब देखो यहां बात करते हैं उद्घोषणा की समाप्ति, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति किस प्रकार से होगी, एंड किस प्रकार से होगा। तो इसमें भी 44वां संविधान संशोधन क्या रखता है, अपनी महत्वपूर्ण बात रखता है। तो देखो 44वां संविधान संशोधन 1978 से पहले तो क्या प्रावधान था और 1978 के बाद क्या प्रावधान कर दिया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के पहले राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का प्रावधान था कि राष्ट्रपति अपने विवेक से, किसकी बात की गई है, राष्ट्रपति अपने विवेक से राष्ट्रीय आपातकाल को क्या कर देता, समाप्त कर देता। 44वां संविधान संशोधन 1978 से पहले या मूल संविधान में प्रावधान था कि राष्ट्रपति अपने विवेक से, अपने दिमाग से मतलब ली कि इस समय राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने की आवश्यकता है तो समाप्त कर देता, और इस समय बनाए रखने की आवश्यकता है तो वो बनाए रख सकता था। एक बात और बता देता हूं कि राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम समय सीमा निश्चित नहीं, बात करेंगे अभी। राष्ट्रपति अपने विवेक से क्या कर देता था, राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर देता था। परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति अपने विवेक से राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त नहीं करेगा। राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के लिए लोकसभा के, किसके, लोकसभा के 1/10 सदस्यों द्वारा, कितने सदस्यों द्वारा, 1/10 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा। 1/10 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा और जिस पर 14 दिन की परिचर्चा, 14 दिन की परिचर्चा के साथ राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। 1978 से पहले राष्ट्रपति समाप्त, 1978 के बाद यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है समाप्त करना है तो लोकसभा के कितने सदस्यों द्वारा, तो लोकसभा के 1/10 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा और उस पर कितने दिन की परिचर्चा की जानी आवश्यक है, तो उस पर 14 दिन की क्या करनी है,
परिचर्चा के साथ राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी किसकी बात, उद्घोषणा की समाप्ति। पहले अलग था, ये भी 44वां संविधान संशोधन में अपन पॉइंट लिख सकते हैं, पर उद्घोषणा की समाप्ति किस लिए होगी, किस प्रकार होगी, इसलिए अपन ने अलग से पॉइंट है, पर एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ध्यान रखना इस बात को, ऐसे नहीं कि टॉपिक एक दिन में निपटा दिया पूरा का पूरा जितना टाइम लगेगा क्लास में जितना टाइम लगता था उतना ही टाइम यहाँ लगाएंगे, वही बात उसी प्रकार से यहाँ बताई जाएगी। बस ऑनलाइन है, थोड़ा सा पढ़ने का आनंद कम आता है, नजरें नहीं मिलती आपकी और हमारी, भाव जो प्रकट होते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादा सक्सेस इसलिए नहीं है कि जो भाव प्रकट होते हैं स्टूडेंट के, वो भाव है जो टीचर नहीं समझ पाता है। या तो क्या होता है, सबको एक समान मान लिया जाता है, जबकि कक्षा में क्या होता है, टीचर स्टूडेंट के भाव देखता है, इसको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, वो सारी बातें होती है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। तो थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन है, पढ़ते रहें, खुलने वाली है, कभी खुल सकती है, आंदोलन चल रहा है, आप भी उस मुहिम को बरकरार रखें। ऑनलाइन है, बेरोजगार दिवस है, जो भी है, मतलब आप भी मनाएं। तो ये था समाप्त करने की बात। अब एक छोटी सी बात बच गई, छोटी सी बात यह बच गई कि राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है। देखो, राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन तो अधिकतम कितने वर्ष के लिए भाई, 3 वर्ष के लिए। 2 कंडीशन है, राष्ट्रपति शासन की बात की जा रही है, राज्य आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम जो समय सीमा है, अधिकतम जो समय सीमा है वो क्या नहीं है, निश्चित नहीं है कि कितने वर्ष के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। इस बात की समय सीमा क्या नहीं की गई है, निश्चित नहीं की गई है। तो क्या होता है, तो देखो इसमें प्रावधान होता है कि एक बार संसद स्वीकृति मिल गई, कितने दिन में मिलती है, 30 दिन में। एक बार संसद स्वीकृति मिल गई 30 दिन के अंदर, फिर कितने माह में, 6 माह से, प्रत्येक 6 माह से संसद स्वीकृति मिलनी क्या है, आवश्यक है। तो अधिकतम समय सीमा क्या नहीं है, निश्चित नहीं है, परंतु प्रत्येक 6 माह से संसद स्वीकृति का होना क्या है, आवश्यक है। तो यह थी किसकी बात, अनुच्छेद 352 की। अनुच्छेद 352 में लगने से लेकर हटने तक की बात कर ली है। अधिकतम समय सीमा की बात कर ली, तो अनुच्छेद 352 का अब तक कितनी बार प्रयोग, 3 बार, 1962, 1971 और 1975। पहली बार कारण भारत चीन युद्ध, दूसरी बार भारत पाकिस्तान, तीसरी बार आंतरिक अशांति। 44वां संविधान संशोधन के तहत परिवर्तन, उद्घोषणा की समाप्ति, अधिकतम समय सीमा, ये सारी बातें पढ़ने कर लिए। अब देखिएगा आगे पॉइंट आता है राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव। नेशनल इमरजेंसी के प्रभाव क्या होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या होते हैं। अनुच्छेद 352 का एक पॉइंट और बचा है। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, देश में क्या प्रभाव पड़ता है, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, अनुच्छेद 19 के प्रावधान समाप्त होते हैं तो क्यों होते हैं, अनुच्छेद 21 व 20 के प्रावधान क्यों समाप्त नहीं होते हैं, केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्तियों में विस्तार हो जाता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश दे सकती है, राज्य सरकार के विषयों पर कानून केंद्र सरकार बना सकती है। इस प्रकार के बहुत से क्या पड़ते हैं, प्रभाव पड़ते हैं, और इस प्रभाव पॉइंट की बात अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव और उसके साथ अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन की अपन बातें करेंगे। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पॉइंट आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहें।